नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक, जो है 2025 का वो बिल जिसमें पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स को 30 दिन तक कस्टडी में रखने पर उनके पद से हटाने का प्रस्ताव आज पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बिल के बारे में, क्या है, कैसे है, क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या होंगे, एटलीस्ट इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे। और देखेंगे कि दुनिया में कहीं और किसी कंट्री में ऐसा सिस्टम है जिसे देखकर या उस कंट्री से प्रेरित होकर इंडिया इस बिल को पास और फिर इम्प्लीमेंट करने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल किस बारे में बात करता है। अगस्त 2025 मतलब ये जो मंथ चल रहा है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक बहुत ही हिस्टोरिक बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स, किसी भी मिनिस्टर को किसी भी सीरियस क्राइम के तहत अगर अरेस्ट किया जाता है और उसे 30 दिन तक बेल नहीं मिलती है, यानी कि वो 30 दिन कस्टडी में रहे, तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई लीडर 30 दिन जेल में रहे या उससे ज़्यादा जेल में रहे और इस दौरान उसे बेल ना मिले तो वो अपनी पोजीशन से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और मैंने ऑटोमेटिकली क्यों बोला, क्योंकि अभी तक जो प्रावधान थे, अभी तक जो रूल्स थे, उसमें पीएम, सीएम या किसी मिनिस्टर को हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता था। और इस बिल के आने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो पद से हट जाएंगे। खैर, आपको जानना जरूरी है कि इसके पहले का प्रोसेस क्या था। तो पहले पीएम, सीएम और मिनिस्टर को हटाने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा पॉलिटिकल था और थोड़ा अलग था। प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लगता है। इसका मतलब है कि अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट के अंदर दावा ठोकती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके पास प्रॉपर नंबर्स नहीं है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, मतलब एक एमपी ने फेरबदल किया था, दल बदल किया था। इसे बोला जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और दूसरा तरीका है तो पीएम खुद रिजाइन कर दे। अगर पीएम रिजाइन करता है तो सारे मिनिस्टर्स अपने आप रिजाइन कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंक एंड स्विम टुगेदर है, सब कुछ पीएम के ऊपर है। और किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हटाने का भी यही सेम प्रोसेस था, बट वो स्टेट में था। और इस बिल के एक्ट बनने के बाद से पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स को ऑटोमेटिकली हटना पड़ेगा अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं। जैसे रिसेंटली अरविंद केजरीवाल, उन्हें बेल नहीं मिल रही थी, वो जेल में थे, फिर भी वो अपने सीएम की कुर्सी से हटने को तैयार नहीं थे। अगर मैंने गिरफ्तार होकर इस्तीफा दे दिया, ये देश के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देगा, फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफा दे दो, उसकी सरकार गिर गई। स्टैलिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिरा देंगे। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी और उन्होंने आतिशी मारलेना को सीएम बनाया। तो ये एक रिसेंट एंड क्लासिक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है। अब बात करते हैं इस बिल के फायदे नुकसान क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज कि इस बिल का फायदा ये होगा कि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इससे करप्ट या क्राइम में फंसे हुए लीडर्स अपने पद पर नहीं टिक पाएंगे। और कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपके मन में भी इस बिल को लेकर पॉजिटिविटी ही होगी। इससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। अब लोगों को देखेगा, जो गिल्टी हैं, जो अक्यूज्ड हैं, वो पद पर नहीं टिके रह सकते हैं, वो पद पर नहीं बैठे रहेंगे। तो कुल मिला के पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। लोग अपने पदों का जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, जिस तरह से वो अपने पदों का यूज़ करके दूसरे आम आदमियों को दबाते हैं, खैर ये पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो सकता, पर इसमें कमी जरूर आएगी। इन सब फायदों के बीच भी कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस हैं कुछ। इसमें भी एक पॉलिटिकल मिसयूज़ का डर है, क्योंकि ये भी एक एक्ट है। क्या हो अगर रूलिंग पार्टी खुद अपने पॉलिटिकल राइवल्स को फंसाकर, उन्हें अरेस्ट कराकर उनको उनके पद से हटवा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे अरेस्ट हुए पीएम, सीएम या मिनिस्टर्स होंगे, तो इसमें अरेस्ट प्रोसेस और बाद में बेल, इन दोनों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इन दोनों पर प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जुडिशरी पर भी प्रेशर आएगा। और क्या हो अगर कोई पीएम अरेस्ट होने के 30 दिन बाद ही ऑटोमेटिकली अपने उस संवैधानिक पद से हट जाए और बार बार ऐसा हो, तो ये एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। और खैर, बिल इंट्रोड्यूस होने के पहले ये क्लियर भी नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। मतलब अगर कोई 30 दिन के बाद हट जाता है, वो अपने पद से उसको हटा दिया जाता है, तो उसकी जगह भरेगा कौन और भरने का प्रोसेस क्या होगा। क्या वो दूसरे इलेक्शंस होंगे, या जैसे पहले होता आया है कि गवर्नर ने अपोजिशन को इन्वाइट किया है सरकार बनाने को, अगर उनके पास नंबर्स हैं तो। और एक और चीज़ अनक्लियर है कि अगर पीएम हटते हैं अपनी कुर्सी से तो सरकार गिरेगी या उनकी जगह कोई और आएगा। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे एक मूवी आई थी नायक, जैसे उसमें हीरो ने एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की कोशिश करी थी, कुछ घंटों के लिए ही वो सीएम बना और उसने लगभग सबकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी थी। तो जब मैं पहली बार इस बिल के बारे में गो थ्रू हुआ कि ऐसा होने वाला है, तो मेरे दिमाग में भी यही नायक जैसी मूवी का कुछ ख्याल आया कि सरकार कर तो नेक काम रही है, पर इसके मिसयूज़ बहुत हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या किसी और कंट्री में ऐसे कोई सिस्टम है। रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल लीडर्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं रिगार्डिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसे यूएस एंड यूके, यहाँ पर भी लीडर्स की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी काफ़ी है, पर ऐसे ऑटोमेटिक रिमूवल ये बहुत रेयर है। तो इंडिया का ये बिल अपने कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिकनेस के साथ एक नया मॉडल को प्रेजेंट करने जा रहा है, जहाँ पर अरेस्ट और कस्टडी में रहने का भी डायरेक्ट असर पड़ रहा है। इससे हो ये सकता है कि लीडर्स अब अरेस्ट होने से भी बचेंगे, मतलब क्राइम थोड़ा कम होगा।
तो क्या ये बिल इंडिया जैसे कंट्री के लिए अच्छा है? क्या हमें सूट करेगा ये? तो इंडिया में पॉलिटिकल करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन काफ़ी कॉमन मुद्दा है और इस बिल से एक ट्रैक रखने की कोशिश हो रही है, एक चेक रखने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये मिसयूज़ नहीं होता तो ये देश के लिए बहुत बढ़िया कदम होगा। और इसके मिसयूज़ ना हो इसके लिए इस एक्ट के साथ साथ सेफ गार्ड लॉज बनाने होंगे। मतलब कोई अगर इसका मिसयूज़ करता है तो उसके लिए एक अलग लॉ होना चाहिए कि उस स्थिति में क्या होगा। तो कुल मिला के ये बिल एक वेकअप कॉल है कि लीडर्स को कानून के आगे अकाउंटेबल रहना होगा। और मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया अरविंद केजरीवाल का, ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जहां उनके खिलाफ केसेस आए, वो जेल में रहे पर उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, अपना पॉलिटिकल ऑफिस उन्होंने बचा के रखा और उसे यूज़ किया इलेक्शन के टाइम। हालांकि उन्हें कोई ज़्यादा फायदा मिला नहीं इससे। और कभी कभी पॉलिटिकल लीडर्स मल्टीपल केसेस में भी आसानी से बेल मिल जाती है और इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो ये एक नया बिल उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड सेट करेगा। इंडिया में पॉलिटिकल लीडर्स क्रिमिनल केसेस के बावजूद अपने ऑफिस पर हमेशा बने रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको फाइनल थॉट देते हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये बिल एक हिस्टोरिक और बहुत ही बोल्ड कदम है इंडिया के लिए। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सेट तो होगी, लेकिन ये तभी काम करेगा जब इसका मिसयूज ना हो और जब जुडिशरी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये सब मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करें, सही इम्प्लीमेंट करें, तब ये फ्रूटफुल होगा। खैर जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और बाकी आपके जो ओपिनियन हो, आपको क्या लगता है इस बिल के क्या फ़ायदे होंगे या इसमें और भी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, अपनी राय कमेंट जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।